हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साहिल कोचिंग क्लासेस। आज मैं क्लास 12th अकाउंटेंसी वॉल्यूम 1 दैट इज़ पार्टनरशिप, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के इम्पॉर्टेंट एरियाज़, उनके फोकल पॉइंट्स जो एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत क्रूशियल है, उन टॉपिक्स को देख कर जाना। और उन टॉपिक्स को छोड़ना एक तरीके से नॉनसेंस होगा, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज के लिए आ जाता है। तो मैं जितने भी चैप्टर्स है पहले अपने वॉल्यूम में पार्टनरशिप में, उसको एक पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करूँगा। फिर दूसरे लेक्चर में मैं सेकंड बुक दैट इज़ कंपनीज वाला, उनका जो शेयर्स और डिबेंचर्स है उनके जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो सेकंड लेक्चर में रहेगा। और थर्ड जो कि अपना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो, उनके एक थर्ड लेक्चर होंगे जिसमें उनके इंपॉर्टेंट एरियाज और फोकस पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज़ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। उससे पहले मैं कुछ और बातें क्लियर कर दूं। चाहे डीके गोयल हो चाहे टीएस ग्रेवाल हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज ओवरऑल सीबीएसई जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो तो सेम ही है, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और मैं इसमें कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाला हूँ ये लेक्चर में। मैं बेसिकली इसमें क्या करने वाला हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज होगा जिनको गो थ्रू करना बिल्कुल मस्ट है, जिससे डायरेक्ट एमसीक्यूज उठकर आ सकते हैं, असर्शन रीजन उठकर आ सकते हैं, बड़े बड़े फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस उठकर आ सकते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम लोग बस एक ओवरव्यू करेंगे। जिनको भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर, डिटेल लेक्चर देखना हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन उससे रिलेटेड, तो मेरे को पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं वो लेक्चर उनको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, बस इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क करने वाले हैं, सो दैट जब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना रहेगा तो हमें ये आइडिया क्लियर होगा कि हाँ ये 10 टॉपिक है, 10 में से 5 पढ़ना है, काम खत्म। क्योंकि इतना समय नहीं है एग्ज़ाम के लिए कि हम पूरा टॉपिक ए टू जेड पढ़ेंगे, तो अभी हार्ड स्टडी करने के जगह हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि जो मैं बोला वो सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और अब हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इधर ध्यान सबका। तो पहला चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला जो चैप्टर है, ये पूरे जो टोटल कितना अपने 3 वॉल्यूम है जिसमें 80 मार्क्स का वेटेज है। और ये जो पहला वाला बुक है, इसका पहले के टाइम में इसका वेटेज जो था वो अराउंड 40 मार्क्स का हुआ करता था। बट अभी लास्ट कुछ सालों में ये जो पहला बुक है वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप के बारे में, ये जो बुक है इसका वेटेज अब 36 मार्क का हो गया है। और जो 4 मार्क्स जो इसके थे, अब वो जाके सेकेंड बुक में एड ऑन हो गया है। तो 36 मार्क्स में ये अकेला मात्र चैप्टर का वैल्यू 10 मार्क्स है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरऑल पूरे पूरे जो अपने चैप्टर्स है उसमें से ये पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, तो इसको प्राइम फोकस के साथ करना ज़रूरी है। देखो, इसके अंदर जब हम लोग नॉर्मल क्लास में किए थे तो इसको अराउंड 21-22 डेज में कंप्लीट किए थे, क्योंकि ये बहुत डेप्थ मांगता है चैप्टर। और ये फंडामेंटल अगर स्ट्रांग रहता है तो आगे के जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ईजिली बन जाते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। बट अगर यही चैप्टर में किसी का ऊपर नीचे है तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे के फर्दर चैप्टर्स पे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ब्रॉडली हेडिंग 9 है, लेकिन इसके अंदर कंटेंट बहुत सारा है, बहुत बोलने से बहुत सारा कंटेंट है। तो अभी कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट एरियाज पे आ रहा हूँ। देखो, जो इसका फीचर्स पढ़े थे एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभार ये म्यूचुअल एजेंसी पे असर्शन रीजन आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है करे कोई भरे कोई। अगर 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से एक पार्टनर अपने कुछ उनका मान लो गैरेज है, तो उसमें वो गलत पार्ट डाल दिया, तो उससे एक्सीडेंट हो गया, जो भी कस्टमर उनके पास ठीक रिपेयर करने दिया था, तो एक का गलती है, लेकिन करेगा कोई भरेगा कोई, तो तीनों के तीन लपेटे में आएंगे। बाकी 2 पार्टनर ये नहीं बोल सकते हमें तो पता नहीं था, वो कौन सा पार्ट्स डाल दिया, लो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान डाल दिया, हमें कोई आइडिया नहीं था, ऐसा नहीं कर सकते। पार्टनरशिप आपने ओपन किया है, तो अगर एक भी पार्टनर कोई उल्टा फुल्टा काम करेगा तो सारे पार्टनर्स लपेटे में आएंगे और कोई मना नहीं कर पाएगा। तो ये याद रखना है, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, पार्टनर्स भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, सब। और कौन पार्टनर नहीं बन सकता? यही 3 लोग। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल है। ये एमसीक्यू में भी चांसेस है आने का, और कई बार आया भी है, और ये असर्शन रीजन में भी चांसेस है। तो हमें रूल्स याद होना चाहिए कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन सा रूल्स एप्लीकेबल होगा।
कौन कौन सा रूल जो है वह एप्लीकेबल होगा अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। इसका हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे। देखो जैसे ये थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है ऐसा वाला कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या होगा, तो सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में भी दो पॉइंट आता है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और एक इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर। तो ये दो पॉइंट भी ध्यान से देख समझ के करना है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है और पार्टनर्स कैपिटल, तो ऐसा टाइप भी क्वेश्चन देख लेना है कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है तो उसके उस टाइम हम क्या क्या अब एप्लीकेबल फॉर्मेलिटी है या प्रोविजंस है वो फॉलो करना रहेगा। ये देखो ये पूरा रूल्स मन है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जिसको हम लोग कंसेप्ट नंबर 3 में कवर किए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कैलकुलेशन आता है वो ध्यान देना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से होता है, एक इरेगुलर ड्राइंग और एक रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग का मतलब या तो हम हर मंथ निकाल रहे हैं पैसा, या हर क्वार्टर निकाल रहे हैं, या लास्ट के 6 मंथ या स्टार्ट के 6 मंथ में निकाल रहे हैं, बिल्कुल रेगुलर। और एक होता है इरेगुलर। इरेगुलर के अंदर दो मेथड है, एक सिंपल और एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड काम का नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्ट मेथड काम का है। जो अभी सैम्पल पेपर भी आया था और इवन पिछले साल का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है उसमें भी प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन है। तो याद रखना है, प्रोडक्ट मेथड का हम लोग एग्जाम्पल भी किए थे। प्रोडक्ट मेथड का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी किए थे। रुको मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये देखो प्रोडक्ट मेथड, डेट, अमाउंट, मंथ्स लेफ्ट एंड देन टोटल प्रोडक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट मेथड का, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में आ सकता है। तो वो पूरा हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है प्रोडक्ट मेथड से जाकर। फिर उसके बाद जो दूसरा है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग के अंदर हम लोग शॉर्टकट तो लिखे ही थे कि 6.5 कब आएगा, 6 कब आएगा, 5.5 कब आएगा, तो वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना। रेगुलर ड्राइंग का बिगिनिंग, स्टार्ट, एंड, देन क्वार्टर में बिगिनिंग, स्टार्ट और एंड, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और क्लास में भी हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस किए थे, टीएस ग्रेवाल के भी क्वेश्चंस और डीके गोयल के भी क्वेश्चंस। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो थोड़ा कम चांस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछना, क्योंकि प्राइम फोकस रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कंसेप्ट नंबर 2 में कवर किए थे, वो भी एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लेना। उसका भी था कि बीच में पैसा डाल रहे हैं, स्टार्टिंग से पैसा है तो उसमें कितना ब्याज लगेगा, कितना कैपिटल डलेगा, एक बार पॉइंट ज़रूर से देख लेना। अब हम लोग आगे आते हैं अगले टॉपिक पे। देखो ये वाला जो समरी है ये बिल्कुल याद कर लेना है, मंथली, क्वार्टरली एंड लास्ट 6 मंथ वाला। वैसे तो वो ट्रेन का गाड़ी बना के भी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में इतना हुआ, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय जो भी उनका रेशियो है, तो उससे फाइनल आंसर आ जाता था। ठीक है, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं आया, इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो हम इसके जगह क्या कर सकते हैं, ये शॉर्ट समरी याद कर सकते हैं। तो फटाफट अप्लाई करेंगे 6.5, 7.5, 3.5 और आंसर निकल जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लोग क्लास में किए थे। और ये भी देखना ज़रूरी है कि पर मंथ लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि अगर पर मंथ नहीं लिखा होगा तो उसका अलग आंसर आएगा, और पर मंथ लिखा होगा तो उसका अलग आंसर। पर एनम लिखा होगा तो अलग आंसर आएगा, और पर एनम नहीं लिखा होगा तो अलग आंसर आएगा। इस साल का जो सैम्पल पेपर आया था उसमें भी एक क्वेश्चन था, हम लोग क्लास में किए थे, जिसमें पर एनम वर्ड यूज़ नहीं हुआ था। तो हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में पर एनम लिखा है या पर एनम नहीं लिखा है। फिर ये एक क्वेश्चन आ जाता है कमीशन टू पार्टनर, बिफोर और आफ्टर वाला। बिफोर में याद रखना है अभी तक मैनेजर कमीशन चार्ज ही नहीं हुआ है, तो वो 100 ही रहेगा, इसीलिए रेट अपॉन 100 करेंगे। लेकिन आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है, मतलब अब 100 में वो मैनेजर का कमीशन भी शामिल है, तो हम 100 प्लस वो रेट करेंगे, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसके हमने टीएस गरेवाल के भी क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन 33 एंड 36, एंड डीके गोयल का 6 और 7। ये चार क्वेश्चन को एक बार ज़रूर से रिपीट कर लेना, भले बाकी करो नहीं करो, ये चार क्वेश्चन कर लेना, तो इससे ब्रॉड आइडिया हो जाएगा। फिर ये पार्ट करने के बाद अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला था अपना पास्ट एडजस्टमेंट, कंसेप्ट नंबर 9 के अंदर हम लोग कवर किए थे। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब क्या, पहले हमने कुछ गलती किया है, अब उसको सुधारने का समय है, तो वो है पास्ट एडजस्टमेंट। इसके हमने वैरायटी के क्वेश्चंस किए थे बहुत सारे, कि एरर से भी हो सकता है, ये ओमिशन से भी हो सकता है।
ठीक है। और फॉर्मेट फाइनल एग्जाम में बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में जैसा फॉर्मेट बोला गया है वो जैसा भी बनाते थे तुम लोग को बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कोई इशू नहीं है, मैं तुम लोग को बोर्ड का जो सीबीएसई द्वारा इशू किया गया आंसर था, मार्किंग स्कीम था, उसमें भी दिखाया भी था। उन लोग स्पेसिफाई किए थे कि कैंडिडेट अगर कोई और भी फॉर्मेट यूज़ करता है तो भी उसको पूरा मार्क्स अलॉट होना है। तो तुम कुछ भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, तुम्हारा स्कूल वाला फॉर्मेट आता है तो वो अप्लाई करो, कोचिंग में जो हमने फॉर्मेट किया है वो आता है तो वो अप्लाई करो। बस फैक्ट है, मैटर ये करता है कि आंसर सही आना चाहिए। अब आंसर तुम कान ऐसे पकड़ो कान वैसे पकड़ो, आंसर सही आना चाहिए। ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट में फॉर्मेट हम लोग जैसे बनाए थे वैसा बिल्कुल बन सकता है, मार्क्स नहीं घटेगा। फॉर्मेट अपना क्या था, एक पर्टिकुलर बनेगा, फिर एक पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी है तो एक और लास्ट में फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो ये वाला टॉपिक एक बार ज़रूर से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और इसका एक डिविजिबल प्रॉफिट वाला भी क्वेश्चन किए थे। ये देखो, एक ये मीता और उषा वाला किए थे, ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना, है ना। ये सब तो हो गया था, कंप्लीट हो गया था। और एक डिविजिबल प्रॉफिट वाला था, इसमें दिख नहीं रहा है, तो वो भी एक पॉइंट था कि डिविजिबल प्रॉफिट 33,000 कुछ आया था तो उसको डिविजिबल प्रॉफिट में शेयर किए थे। तो वो वाला एक क्वेश्चन ज़रूर से कर लेना, नहीं समझ आए तो मेरे को कोचिंग में पूछ लेना, मैं वो क्वेश्चन समझा दूंगा एक बार दोबारा। ठीक है। तो ये वाला तो पॉइंट इतना ही है। और रही बात गारंटी ऑफ प्रॉफिट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें हम लोग वैरायटी वैरायटी के केस देखे थे कि एक जन वादा किया, एक जन प्रॉमिस किया है तो कौन बियर करेगा। फिर अगर पार्टनर्स दोनों ही बोल रहे हैं, क्वेश्चन साइलेंट भी है तो कौन बियर करेगा, या दोनों ही पार्टनर अग्री हुए हैं तो कौन से रेशो में बियर होगा, इक्वल होगा या उनके रिमेनिंग शेयर पे होगा। तो इसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वो सारे ही पॉइंट्स एक बार गो थ्रू कर लेना। और इसमें कौन सा स्पेशल केस था, वो लॉस वाला केस। तो लॉस वाला केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बोला गया था कि हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे और बिजनेस का ही लॉस हो गया। तो इसका जनरल एंट्री अप्रोच से भी आना चाहिए और इसका फॉर्मेट वाइज अप्रोच से भी आना चाहिए। फॉर्मेट वाइज अप्रोच में मैं दोनों तरीके से बताया था कि एक बार उनको लॉस बांटो और वो सम अप करके दिखा दो, वो भी चल जाएगा। दूसरा, उनको वो जो पार्टनर जिसको गारंटी दी उसको लॉस बांटो ही मत, वो वही पार्टनर में सुलटा दो और उसको जितना देना था वो भी टू साइड में लिख दो। तो ये दोनों अप्रोचेस है। लॉस वाला केस बिल्कुल श्योर शॉर्ट करके जाना है। ठीक है। इसके हम लोग वैरायटी वैरायटी 5-6 केसेस मन किए थे। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से ब्रॉडली इतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और समय मिले तो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हम लोग दो दो तीन बोर्ड का पेपर में सॉल्व कराया था। और सैम्पल पेपर भी मैं जो अपना कंपाइलर है उसको ओपन कर लो, उसमें 3-4 सैम्पल पेपर भी है तो उसके भी क्वेश्चन में निपटा दो। ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम लोग आते हैं अगले चैप्टर पे। ठीक, तो हम अगले चैप्टर पे आते हैं, दैट इज़ गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है। इसमें जो थ्योरी पार्ट था वो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है असर्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दो तरीके का गुडविल है, एक परचेस्ड गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको नॉन परचेस्ड और इंटरनली जनरेटेड गुडविल गुडविल भी बोलते हैं। तो किसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं किसको नहीं दिखाते हैं, उसके क्या रीज़न है। तो एक मैं साहिल कोचिंग क्लासेस और एक बाबा होटल, ये दो एग्जाम्पल लेके भी समझाया था। ठीक है। ये भी ध्यान दे देना है कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं किसी भी फर्म के गुडविल को। ठीक है। इसमें हम लोग ये एमालगमेशन देखे थे वीआई का, देन हैमर कंपनी एंड बोट कंपनी का एमालगमेशन, जो डील बाद में क्रॉस आउट हो गया था। अब आते हैं इसके मेथड्स पे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टोटल ब्रॉडली देखा जाए तो 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो है, सिंपल और वेटेड। दोनों का ही एग्जाम में आना बहुत रेयर चांस है। सैम्पल पेपर में पिछले के पिछले साल भी दिया था और पिछले साल भी दिया हुआ था। किस पे आया था, वेटेड एवरेज पे, कि वेट डाल के फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। बट फाइन, ये जो अपने बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा गया है, तो इसको नहीं भी करोगे चल जाएगा। सिंपल एवरेज मेथड याद रखना है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, इसमें वो पार्टनर का गुडविल निकालने को आ जाता है। तो ये सिंपल एवरेज मेथड याद रखना है, बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काम का है। ठीक है। इसका कोई सेपरेट अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता। सेकेंड आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, बाकी सब में से एग्जाम में अगर रिपीट होता है तो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। इवन जो पिछले साल का बोर्ड का पेपर है
और इवन अभी जो डीआई वालों का मॉक का पेपर हुआ था इसमें भी ये सुपर प्रॉफिट मेथड आया था। तो सुपर प्रॉफिट मेथड को बिल्कुल हाई इंपॉर्टेंस दे के पढ़ना है, और मैं एक एक चीज़ का लॉजिक बताया था, इसमें हम लोग बिल्कुल एक भी जगह रट्टा नहीं मार रहे हैं। हर चीज़ का लॉजिक कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। उसमें मैं बताया था कैपिटल प्रॉफिट का मतलब है लोग इतना लगाते हैं उसका इतना टका कमा लेते हैं, हम इतना कमा रहे हैं बाकी लोग इतना कमा रहे हैं, तो बीच का जो डिफरेंस है वो गुडविल हो गया। मान लो फॉर एग्जांपल हमारा एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख, और बाकी लोग नॉर्मली बिजनेस में लगाते हैं कितना, मान लो 40 लाख रुपए, और उसका 10% कमा लेते हैं। तो 40 लाख का 10% को बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। 40 लाख का 10% कितना हो गया? 4 लाख रुपए। और हम बिजनेस में कितना अर्न कर रहे हैं? 5 लाख। मतलब हम बाकियों से 1 लाख एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। क्यों? वो गुडविल के वजह से। तो इसीलिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब बाकियों का प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इतना लगाते हो तो इतना तो मिल ही जाता है, तो वो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो अप्रोच, एक असेट साइड अप्रोच, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच। असेट साइड अप्रोच में टोटल असेट माइनस लाइबिलिटी कर देंगे, और लाइबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल प्लस रिजर्व कर देंगे। क्वेश्चन में दोनों दिया है तो कोई भी एक लेके सॉल्व कर सकते हो आंसर, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड अगर इंपॉर्टेंस की बात किया जाए तो कैपिटलाइजेशन के अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करके आंसर निकाले थे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका भी मैं विथ लॉजिक्स बताया था। तो एक बार ये दो मेथड पे तो गो थ्रू करना बिल्कुल बनता है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लग अच्छा रहा तो ये सिंपल मेथड ये भी आ सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। तो ये तीन जो मेथड है, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन इसके बना लो और तीन चार क्वेश्चन इसके ओरली कर लो, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज सच इसमें कुछ नया नहीं है, एज सच इसमें कुछ नया नहीं है, बस वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो गया तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, WCR बांट दो, IFR बांट दो, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और क्या था, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में एंट्री पास कर दो। बस यही क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इसका जो पूरा रेफरेंस है ये हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कर चुके हैं। हालांकि मैं कुछ कुछ पॉइंट्स में बता दूं, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो चैप्टर ऑलरेडी एडमिशन वगैरह के अंदर कवर हो चुका है। फिर उसके बाद गुडविल बांटना, तो ये भी ऑलरेडी कवर हो चुका है ना, इसमें कुछ तो नया नहीं है उतना। एक ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ चला गया ये टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग देम बाई पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। ये एक टॉपिक है जो थर्ड टॉपिक में ही है सिर्फ, इसके अलावा ये कहीं नहीं है। तो इसको मैं क्लास में करवा दूंगा, मेरे को एक बार याद दिला देना, ये पर्टिकुलर टॉपिक को एक बार मैं समझा दूंगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, G2S में इसको बांट दिया जाता है। तो क्या है टॉपिक का नाम? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग देम और बाई पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब ये रिजर्व जो दिया, हम लोग नॉर्मली ये रिजर्व को क्या करते हैं, पार्टनर्स को बांट देते हैं। तो पार्टनर्स को बांटते हैं तो क्या जनरल एंट्री होता है कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। लेकिन कभी कभार बोलता है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, लेकिन ये रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत करो, इनके वैल्यूज को एडजस्टमेंट एंट्री से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग देम बाई पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये वाला एक मेरे को करवाना रहेगा, ये पेंडिंग पार्ट है, ठीक है, इसको याद दिला देना। बाकी सब ये चैप्टर में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं, जो हमने एडमिशन में पढ़ा है वही एज इट इज़ यहाँ पे है, ठीक। तो अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पूरा महाभारत चैप्टर है, मतलब ये शुरू होता है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। इस चैप्टर को भी हमने बहुत डेप्थ में अराउंड 1 महीना लगाकर ये चैप्टर को समाप्त किया था, ठीक है। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मल्टीपल ईयर के क्वेश्चंस, बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हमने क्लास में किया है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। सबसे पहले तो असर्शन रीजन के लिए याद रखना है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में यूनानिमस कंसेंट लगता है। यूनानिमस कंसेंट का मतलब 100% कंसेंट। ऐसा नहीं कि एक भी बंदा अगर मना कर रहा है तो नया बंदा आ ही नहीं सकता। तो वो जब तक हाँ नहीं बोलेगा तब तक हम नए बंदे को नहीं ला सकते बिजनेस में, ठीक है।
फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो क्लियर है, और मैं सॉन्ग से याद भी करने बोला था, SONG। अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग बोला तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, और गेनिंग निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड। जैसे हम जब रिटायरमेंट करते हैं, जब डेथ करते हैं, तो हम गेनिंग रेशियो देखते हैं, तो न्यू माइनस ओल्ड। और जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या हम क्या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करते हैं, तो हम कौन सा रेशियो करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन ध्यान देना है। और इसमें जो छूट जाता है टॉपिक, वो कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब इससे क्वेश्चन MCQ हर पेपर में तुम देखोगे, हर पेपर में, कोई सा भी पेपर उठाओ, फर्स्ट पेज में MCQ मन में ये सब रहेगा। ये 4 केसेस है, इनको बिल्कुल श्योर शॉर्ट अच्छे से करना है कि कब कौन सा रेशो प्लस करते हैं। ऑफ वाला केस, फ्रॉम वाला केस, ऑफ होगा तो पहले इनटू, फिर उसके बाद माइनस, फ्रॉम होगा तो डायरेक्ट माइनस। ऐसे हम लोग मल्टीपल अप्रोचेस मन किए थे इसके अंदर। तो ये सारे एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 9 से लेकर जितने भी इसके हम लोग एग्जाम्पल किए थे, पूरा क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जितने भी टोटल 4 केसेस, एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 19, और ये देखो ये पूरे क्वेश्चन वन। ठीक है, तो एक बार ये ज़रूर से कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसके चारों केसेस। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये रिजर्व रिजर्व बांटने का आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हल्का फुल्का, वैसे तो ज़्यादा चांस नहीं, हल्का फुल्का एक आध नंबर में या 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी देखा गया है कि वो दे देता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलता है, तो वो वाला याद रखना है। और ऐसा नहीं भी आया तो हम लोग को तो पता है, जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में, उसमें तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता है। तो क्रेडिट साइड में ये 4 आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डेबिट साइड में इन 4 आइटम्स को। ठीक है, तो ये अपना डन है, डन। फिर उसके बाद आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कर्स के लिए बनाया जाता है, और पार्टनरशिप फर्म के लिए लाइबिलिटी होता है कि अगर कोई अनहैपनिंग सिचुएशन हो रहा है, तो उसमें किस वो चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, बियर कर पाएंगे, अगर हमारे पास पहले से उनके लिए फंड्स मौजूद होगा तो। ठीक है, तो इनके हम लोग वेरियस केसेस किए थे, वो याद रखना है। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके वेरियस केसेस किए थे। लास्ट में जो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट वगैरह जाता है, वो वाला भी एक बार याद से देख लेना। फिर रीवैल्यूएशन तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, रीवैल्यूएशन तो बनाना ही है, हर क्वेश्चन में मांगता है। जहाँ एडमिशन रिटायरमेंट आया, रीवैल्यूएशन बनेगा। डेथ में भी रीवैल्यूएशन बन सकता है, बस रीवैल्यूएशन बोला तो बनाना पड़ेगा। इसके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस किए, देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 24 जैसा हो गया, इसको मैं स्टार मार्क भी दिलवाया हूँ। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन का हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे, तो इसका बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। फिर देखो ये एक एग्जाम्पल नंबर 25, उससे बड़ा क्वेश्चन। फिर एग्जाम्पल नंबर 26। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन हमने किया है जिसके अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हुआ था। और ये भी याद रखना है, वो नोट वाला पॉइंट कहाँ चला गया, ये टू और बाय। टू आया मतलब डिफरेंस, बाई आया मतलब वैल्यू। टू आया मतलब डिफरेंस, बाई आया मतलब वैल्यू। ये WCR के इतने केसेस है, जिसमें केस नंबर 2 एंड केस नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार गो थ्रू करना बनता है। फिर आते हैं IFR पे। देखो ये IFR के इतने केसेस हैं, इसमें भी लास्ट वाला केस और सेकेंड लास्ट केस इंपॉर्टेंट है, तो इनको गो थ्रू कर लो। और फिर ये भी एक पॉइंट था कि पार्टनर गुडविल लाएगा तो उसका क्या क्या एंट्री होगा, तो वो चारों पांचों केसेस देख लेना, जिसमें लास्ट वाला केस अगर नहीं ला पाया तब क्या एंट्री होगा, वो भी हम लोग किए थे। जब नहीं ला पाया गुडविल, तब क्या एंट्री होगा, वो वाला भी केस हमने किया था। ये देखो लिखा है, व्हेन इनकमिंग पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब नया पार्टनर नहीं ला पा रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल, तो उसको क्या करेंगे, डेटर बना देंगे, करंट अकाउंट में डाल देंगे, बैलेंस शीट में असेट में चला जाएगा। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले भी हमने वाला सारा क्वेश्चन वैसा पैटर्न का किया है। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बनता है सबसे, इसके अंदर क्या ध्यान देना है, इसके अंदर ध्यान देना है कैपिटल एडजस्टमेंट। इसके अंदर क्या ध्यान देना है, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 केसेस थे। पहला केस जब वो कैपिटल लाएगा, दूसरा केस जब वो कैपिटल नहीं लाएगा, तीसरा केस कंबाइंड कैपिटल। सेकेंड वाले केस को ही प्रपोर्शनेट कैपिटल बोलते हैं। तो इसके अंदर जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिटल एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 केसेस थे, केस 1, केस 2 एंड केस 3।
ठीक है। केस 2 बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आ रहा है अभी एग्जाम में, तो उसको थोड़ा प्राइम इंपॉर्टेंस दे के पढ़ो। केस 3 जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंस दे के पढ़ो। कंबाइंड कैपिटल आ गया तो बढ़िया है, बहुत सिंपल सा ही केस है। ये तीनों केसेस पे मैं एक शॉर्ट सिंपल वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसपे उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं फटाफट अराउंड 10 मिनट के अंदर तीनों केसेस को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगा। तो वो एक बार ज़रूर से देख लेना। और जिनको ये तीनों के डिटेल्ड लेक्चर चाहिए हो विथ क्वेश्चंस सॉल्यूशंस, तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं आगे टॉपिक पे। इसका जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन था, इसमें एक क्वेश्चन कौन सा, ये वाला पॉइंट, कल्पना कल्पना एंड कनिका, ये वाला पॉइंट को एक बार, ये क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर लेना तुम लोग, इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट केस इसके अंदर कवर्ड है, फिर वही कंबाइंड कैपिटल और ये सेकेंड केस। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी ख़त्म होता है और उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं। ठीक, तो हम अगले चैप्टर पे आते हैं, दैट इज़ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार ये ऑप्शन में आता है एडमिशन के साथ, कभी ऑप्शन में आ जाता है, कभी डेथ के साथ ऑप्शन में आ जाता है, कभी डिसोल्यूशन के साथ ऑप्शन में आ जाता है। तो ये थोड़ा ऑप्शन वाला चैप्टर है, बट इसको करके ज़रूर जाना है। इसके अंदर दो केसेस है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। एक सिंपल केस है और एक अक्वायर्ड केस है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अक्वायर्ड केस। एग्जाम के लिए अक्वायर्ड केस इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। अक्वायर्ड केस में क्या होता है, जो उनका ओल्ड शेयर है वो तो हो गई होगा, प्लस जो बंदा जा रहा है उसका शेयर भी ऐड हो जाता है। अक्वायर्ड केस कर लेने से फ़ायदा क्या है, एक फ़ायदा ये है कि ये रिटायरमेंट में काम आता है, दूसरा फ़ायदा ये है कि ये डेथ में काम आता है, तो दोनों के अंदर कवर हो जाता है ये। तो हम लोग इसके मल्टीपल क्वेश्चंस किए थे एक्वायर्ड केस। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल अगर अंदर रहा बैलेंस शीट का तब क्या होगा, बाहर गया तो क्या होगा, एडिशनल पॉइंट में रहा तो क्या होगा। तो एडिशनल वाला इंपॉर्टेंट है। एंट्री होगा रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर एंड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर कोई सैक्रिफाइस कर रहा है तो वो टू साइड में आएगा। ठीक है, अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर ये तो कवर हो गया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फिर देखो ये क्वेश्चन बने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27 एंड 28, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो इतने क्वेश्चंस को बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, करके जाओ, क्योंकि एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इस क्वेश्चंस का। तो ये सब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन क्लास में किए थे। ठीक है, और इसमें एक चेंज क्या है, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो एडमिशन में क्या करते थे कि टू बैलेंस सीडी करके तीनों का बैलेंस लिख देते थे, चाहे वो पुराने पार्टनर हो, ओल्ड पार्टनर हो या नया इनकमिंग पार्टनर हो, सबका टू बैलेंस सीडी में लिखते थे। यहाँ नया क्या होता है कि जो बंदा रिटायर हो रहा है, हम ये मानते हैं कि उसका पैसा हम अभी नहीं देंगे, थोड़े टेन्योर बाद देंगे, तो उसका पैसा हम लोन अकाउंट में डाल देते हैं, तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स का टू बैलेंस कैरी डाउन करके आएगा। और जो बंदा रिटायर होके जा रहा है उसका टू पार्टनर्स, पर्टिकुलर पार्टनर का नाम उसका लोन अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, मार्क्स इसमें कट सकता है। फिर तो इसके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन निपटाए थे, रीवैल्यूएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट, ये सब हमने कवर कर लिया था इसके अंदर। फिर आते हैं पार्टनर्स का लोन अकाउंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लोन अकाउंट का प्रिपरेशन क्यों किया जाता है, मतलब ये सिखाया क्यों जाता है, लोन अकाउंट इसलिए सिखाया जाता है सो दैट जब हम डेथ ऑफ अ पार्टनर में एग्जीक्यूटर बनाएंगे तो हमें हल्का फुल्का आइडिया हो। डेथ ऑफ अ पार्टनर में एग्जीक्यूटर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बिल्कुल ऑलमोस्ट लोन अकाउंट की तरह है, बस उसमें बीच बीच में इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट करना रहता है, तो इसी वजह से वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो लोन अकाउंट बेसिकली उस चीज़ के लिए सिखाया जाता है, इसका सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिखता। तो ये सब हमने क्वेश्चन कर लिया था कंप्लीट, पूरा डन। इसका हिडन गुडविल वाला भी जो पॉइंट है वो भी एक बार ज़रूर से देख लेना कि हिडन गुडविल की इतना टोटल हुआ है और हम उसको इतना एक्स्ट्रा करके दे रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट था। और इसमें एक कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है, इसको भी ज़रूर से कर लेना। इसमें ज़्यादा कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं, एक आधी पॉइंट आता है कैपिटल एडजस्टमेंट का, वो एडमिशन जैसा नहीं कि उसके तीन तीन केसेस है, एक पॉइंट आएगा आराम से बन जाएगा। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का ज़रूर से कर लेना। और जिनको ये कैपिटल एडजस्टमेंट का याद ना हो वो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर डिटेल वाला मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं शेयर कर दूंगा लेक्चर का लिंक। ठीक है, तो ये पूरा कवर अप हो गया था अपना, डन। तो यहाँ पे अपना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर भी होता है कंप्लीट। अब अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर।
एग्ज़ाम के लिए अगेन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर टोटल हम लोग 6 टॉपिक पढ़े थे। थियोरी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। थ्योरी वगैरह बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। ये छोटा मोटा क्वेश्चन अक्वायर्ड वाला केस का है, तो अक्वायर्ड केस अगर बनता है तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब उसके बाद इसके ऊपर जनरल एंट्री आ सकता है। ये जो दो केसेस है, व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन और व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो ये याद रखना है। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है टाइम बेसिस। अभी तक हम लोग इतना सारा क्वेश्चन पास्ट ईयर का पेपर, सैम्पल पेपर में भी देखे थे कि इससे क्वेश्चन उठकर आता ही है कि टाइम बेसिस या सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करो। टाइम बेसिस ज़्यादा आता है, बाकी सेल्स बेसिस भी ध्यान देना है। सेल्स बेसिस को टर्नओवर बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है उसका? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इनटू मंथ ही हैव सर्वाइव्ड नहीं है, सेल टिल डेथ, मतलब जब तक उसका डेथ हुआ तब तक कितना सेल है। कई लोग इसमें क्या लिख देते हैं, मंथ टिल ही सर्वाइव, जितने महीने वो जिंदा था, वो यहाँ नहीं होगा, सेल टिल ही सर्वाइव्ड। फिर इसका हम लोग लॉजिक भी देखे थे कि क्यों इसको डिवाइड कर रहे हैं, इससे परसेंटेज निकाल रहे हैं, उस परसेंटेज को हम लोग अपने प्रॉफिट में लगा रहे हैं, उसके बाद उसका शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका डिटेल लेक्चर चाहिए हो तो पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना। ये पूरा क्वेश्चन हमने निपटा दिया था। फिर इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दैट इज कंसेप्ट नंबर 5। डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर का देहांत हो गया, डेथ हो गया है, उसका हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है, या तो एग्जीक्यूटर पूछ लेगा या तो ये मरे हुए पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पूछ लेगा। तो ये याद रखना है पॉइंट। इसमें क्या गलती हो सकता है, लोन, अगर लोन दिया हुआ है तो वो इधर आएगा, टू साइड आएगा। क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल लोन से कम हो जाता है, तो इसीलिए इसको टू साइड लिख देते हैं। और याद रखना है ड्राइंग भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा, कैपिटल भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा। तो ये सारे वैल्यूज आते हैं। जिससे जिससे वो डिसीज पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा बाई साइड आएगा, जिस जिस चीज़ से डिसीज पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा वो टू साइड आएगा। और बाद में एग्जीक्यूटर को रिमेनिंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। लोन भी आएगा और साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा, ड्राइंग भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा, कैपिटल भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा। तो उनके साथ साथ वाले भी इसमें आएंगे। इसके ऊपर हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया था। कुरैशी अकाउंट हो गया, फिर उसके बाद ये क्या, शिरीष कैपिटल अकाउंट, ये सब हम लोग क्लास में क्वेश्चन 1 सॉल्व कर ली। ए का कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, त्रिशा कैपिटल अकाउंट, और लास्ट है एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, अक्वायर्ड केस, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ये कैपिटल अकाउंट। ये 3 बहुत प्राइम फोकस वाले टॉपिक है। तो इसका ये छोटा सा फॉर्मेट है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो इसको याद से करके जाओ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, 5-6 क्वेश्चन इसके लगाओ। रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरा रखा हुआ है एग्जीक्यूटर अकाउंट का, तो उसको देख देख कर एक बार वापस से सारे क्वेश्चन निपटा दो, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बहुत ईजी लगेगा। तो ये उसका पूरा एग्जीक्यूटर अकाउंट का वर्किंग होता है। ये टॉपिक को बिल्कुल छोड़ कर मत जाओ, क्योंकि पता नहीं ऐसा वाला टॉपिक बन जाए एग्जाम में और वो शेयर्स डिबेंचर जिसका सोच के जा रहे हो ना बने। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सो दैट बेस्ट कम्स टू यू, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट ज़रूर से करके चले जाना। जिनको याद नहीं आ रहा है वो भले रिकॉर्डेड से देख लो, लेकिन करके ज़रूर जाना। तो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब अगले पे आते हैं, जो कि अपना ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप बुक का लास्ट चैप्टर है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये याद रख लो, असर्शन रीजन में काम आएगा कि कोर्ट कब इंटरवेंशन करता है और कब नहीं करता है। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कितने तरीके हैं डिसोल्यूशन होने के, ये पूछा जा सकता है। असर्शन रीजन में लिखने को नहीं आएगा, असर्शन रीजन में पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। फिर एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है सेक्शन 48 कि जो पेमेंट करोगे उसका वो क्या होगा, मतलब सीरियल ऑर्डर क्या होगा, कि पहले किसका पेमेंट होगा फिर किसका पेमेंट होगा। तो सेक्शन 48 इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। जनरल एंट्रीज हम लोग विथ लॉजिक एक एक चीज़ का जनरल एंट्री देखे थे, एक बार उसको रिपीट कर लेना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उतना काम का नहीं है डिसोल्यूशन में, है ना। तो जनरल एंट्री कर लेना, क्योंकि या तो क्वेश्चन जनरल एंट्री का पूछेगा या तो क्वेश्चन एक पूरा फुल फ्लेजेड रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोल देगा। अभी वो क्वेश्चन थोड़ा कम आ रहा है कि रियलाइजेशन बनाओ, देन पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, देन बैंक अकाउंट बनाओ या कैश अकाउंट बनाओ। अभी वो क्वेश्चन थोड़ा कम आ रहा है फ्रीक्वेंसी। ज़्यादा किसका आता है, या तो डायरेक्ट जनरल एंट्री पूछ लेगा, या तो डायरेक्ट क्या पूछ लेगा, जनरल एंट्री पूछ लेगा, या तो दूसरा क्या पूछ सकता है, रियलाइजेशन अकाउंट, फुल फ्लेजेड रियलाइजेशन अकाउंट, बहुत सारे एडजस्टमेंट के साथ। तो हम लोग उसको भी विद लॉजिक्स देखे थे, एक एक पॉइंट कि क्या रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो रहा है, क्या रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, क्यों डेबिट क्रेडिट हो रहा है, ये पूरा हमने समझा था वहाँ पे,
ठीक है। तो ये भी चैप्टर में और कुछ नहीं है, मेन फोकस एरिया क्लियर रखो, जनरल एंट्री एंड रियलाइजेशन अकाउंट, जनरल एंट्री एंड रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में ज़्यादा फोकस, उसमें याद होना चाहिए कि आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ इधर जाएगा, अगर पार्टनर्स का लाइबिलिटी है तो इतने में पेमेंट होगा, पैसा आएगा तो इस साइड दिखेगा, पैसा जाएगा तो इस साइड दिखेगा, ये पूरा क्लियर रखो, और जनरल एंट्री। ठीक है, तो ये चैप्टर भी यहाँ पे होता है डन, इसमें एज सच कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये वाला चैप्टर होता है यहाँ डन। एक मैं क्वेश्चन करवाया था, उसको रिपीट ज़रूर से कर लेना, कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, इससे एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा, कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 84। और इसमें एक और क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25। तो ये फुल फ्लेजेड, देखो इसमें कितना सारा पॉइंट कवर है, तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर से कर लेना। ये तुम लोगों को कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा कंपाइलर में, कंपाइलर के अंदर मिल जाएगा ये। ठीक है, इसको हम लोग क्लास में भी किए हैं, ये वाला क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 25। तो याद से तो कर लेना, कंपाइलर में है ये। ठीक है, तो ये भी चैप्टर अपना होता है डन। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे उसको हमने सारा गो थ्रू किया। एक बार वो पार्टनरशिप फंडामेंटल का टाइम अगर रहा तो कैपिटल और करंट अकाउंट अलग से स्पेसिफिकली देख लेना, पर्टिकुलर पार्ट की करंट अकाउंट क्या है क्या नहीं। एज सच उसमें भी कोई क्वेश्चन आने का नीड नहीं है, मतलब चांसेस बहुत कम है उससे आने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं, फर्स्ट बुक अपना यहाँ पे समअप हो गया, जिसके अंदर जितने भी चैप्टर्स है उसके सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हम लोग डिस्कस कर लिए। और एट द एंड में ये बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो, बोर्ड का मार्क्स बहुत मैटर करेगा। अभी मजाक मस्ती करोगे, बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा तो बहुत ख़राब परसेंटेज बनेगा, तुम्हें ही लो फील होगा और आगे कॉलेजेस वगैरह में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए अभी मेहनत करो, ये समय है जिसमें हम अपने ऊपर बहुत मेहनत कर सकते हैं और बहुत अच्छा मार्क्स, इवन परसेंटेज हाइक प्लस रैंक ये भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये सब हमारे ऊपर मैटर करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो स्मार्ट स्टडी रखो, जो इंपॉर्टेंट है उसको अपना फोकस एरिया बनाओ, थोड़ा मजाक मस्ती काम, थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग वगैरह ये सब काम, जो भी जिस भी वजह से डाइवर्ट हो जाते हो पढ़ाई से, वो थोड़ा कम करो। और पढ़ाई में अपना जितना हो सके उतना अटमोस्ट प्रायोरिटी दो पढ़ाई को। अभी कुछ कुछ लास्ट के 15-20 दिन बच गए हैं, तो उसको अपना पूरा जान लगा दो पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, बाकी जो भी मजाक मस्ती हो सब होता रहेगा, सबका एक सही समय आएगा, वो सब होता रहेगा। अभी अपना पढ़ाई पे फोकस रखना है, अच्छा मार्क्स आएगा तो हमारे पेरेंट्स को हमारे ऊपर वर्थ इट फील होगा कि जितना हम इन्वेस्टमेंट किए हैं हमें उतना आरओआई मिला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और हम कॉमर्स के स्टूडेंट ही नहीं अगर हम आरओआई नहीं निकाल के दे पाए तो कॉमर्स के स्टूडेंट होते कब है, जब हम आरओआई दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम निकाल के दे रहे हैं। हमारे पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनको आरओआई नहीं दे तो फिर क्या मतलब। आरओआई एज इन उनको एक फेस में स्माइल कि हाँ चल मेरा बेटे के ऊपर मैं इतना खर्चा किया या मेरी बेटी के ऊपर मैं इतना खर्चा किया तो मुझे इतना फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो जिसको जहाँ भी डाउट लगे, जिस भी चैप्टर या जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक या जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन, अभी ये टाइम है जितना हो सके उतना क्वेश्चन पूछो। मैं टेक्स्ट में भेज दूंगा, नहीं समझ आए मैं ऑडियो भेज दूंगा, नहीं समझ आए मैं क्लास में समझा दूंगा। बट अपना डाउट जितना जल्दी हो सके एज फास्ट एज पॉसिबल क्लियर करो। ठीक है, होप सो सबको ये समझ आया होगा और उनके लिए हेल्पफुल रहा होगा सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।